हेलो स्टूडेंट्स। डीबीएमएस यूनिट के चैप्टर एसक्यूएल का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। वन शॉट वीडियो की सीरीज में एसक्यूएल का ये पहला वीडियो लेक्चर है। और डेटाबेस कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जो है एसक्यूएल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जानते हैं एसक्यूएल होता क्या है। आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा। सी प्लस प्लस क्या होता था? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था। उसी प्रकार से इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल क्वेरी करने के लिए किया जाता है। तो एसक्यूएल के बारे में कहा गया है कि एसक्यूएल इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज used for accessing, handling and managing data in relational database। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक्सेस यानी डेटा को निकालने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिंपल सा क्वेरी लैंग्वेज होता है हमारा एसक्यूएल। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी का मतलब बेसिकली होता है कि डेटाबेस में से आप डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आपको डेटा निकालना हो, डेटा डिलीट करना हो, डेटाबेस बनाना हो, डेटाबेस डिलीट करना हो, इसके लिए जो आप काम करते हैं उन कामों को हम लोग क्वेरी कहते हैं। और एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है। व्हाट इज एसक्यूएल प्रोसेसिंग? एसक्यूएल प्रोसेसिंग क्या होता है? तो यहाँ पर कहा गया है कि द एसक्यूएल कमांड्स, कमांड्स तो आप जानते ही है ना, कमांड्स इंस्ट्रक्शन निर्देश है ना। The SQL commands can operate on entire group of table as single object and can treat any quantity of information extracted। यहाँ पर देखिए क्या है, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल। आपको याद होगा जब हम रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जो भी डेटाबेस आपका बनता है वो क्या होता है? वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, या आप ये कर सकते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्या? टेबल्स में। डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है किसमें? टेबल्स में। टेबल्स में स्टोर करके रखते हैं। एक या एक से अधिक टेबल हो सकती हैं और टेबल के बीच में आपस में क्या होता है? टेबल के बीच में आपस में संबंध होता है। मान लीजिए आपको उस टेबल में से कोई इंफॉर्मेशन निकालना हो, कोई डेटा निकालना हो, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको उसके लिए कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आप कमांड की मदद से डेटा को उस टेबल में से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमांड है उसी कमांड को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एसक्यूएल कमांड कह रहे हैं, क्योंकि इस कमांड को एक भाषा के द्वारा आपको लिखना पड़ेगा। दैट लैंग्वेज इज एसक्यूएल। ठीक है, कमांड लिखने के लिए आपको एक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट लैंग्वेज इज एसक्यूएल। तो कहता है द एसक्यूएल कमांड्स कैन ऑपरेट ऑन एंटायर ग्रुप ऑफ टेबल। ये जो एसक्यूएल कमांड है ये पूरे टेबल के ग्रुप पर जो है काम करेगा, ऑपरेट करेगा एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड ट्रीट एनी क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड। और कोई भी कितनी भी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। सीधा से मीनिंग यही है। फ्रॉम देम एज अ सिंगल यूनिट एज वेल। तो ये जस्ट डेफिनेशन है ना। और यहाँ पर ये चीज भी जो एसक्यूएल प्रोसेसिंग है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि एसक्यूएल कंसिस्ट ऑफ 3 सब लैंग्वेज। एसक्यूएल 3 सब लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज है ना। यानी एसक्यूएल जो है 3 लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, ऐसा भी कह सकते हैं। द फर्स्ट इज डीडीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है डीएमएल, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और तीसरा है आपका डीसीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी और इसका डेफिनेशन भी। सबसे पहले बात करें हम लोग डीडीएल के बारे में कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो कहता है कि द डीडीएल प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब होता है टेबल। तो टेबल का जो स्कीमा है यानी टेबल का जो स्ट्रक्चर है, तो टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डीडीएल में हमारे पास कुछ कमांड प्रोवाइड है। यानी डीडीएल हम लोगों को कुछ कमांड देता है जिसके मदद से आप रिलेशन का जो स्कीमा होता है यानी टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। डिलीटिंग रिलेशंस, अगर टेबल को डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग इंडेक्सेस, इंडेक्स क्रिएट करना, इंडेक्स अभी आप समझ नहीं पाओगे, आगे की चीजें। तो क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड मॉडिफाइंग रिलेशन स्कीमा। इसके अलावा आप टेबल का स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं।
यानी सीधी सी बात है, अभी डाटा के ऊपर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी काम हो रहा है डेटा डालने से पहले टेबल के संबंध में बात हो रहा है कि टेबल का स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, टेबल का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, और अगर टेबल बन जाता है तो टेबल को क्या करना, टेबल को डिलीट करना। इसके लिए कमांड हम लोग को प्रोवाइड होता है कहाँ पर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। आगे कहा गया है इट इंक्लूड्स मोस्ट कॉमन एसक्यूएल कमांड सच एज, इसमें बहुत सारे जो है एसक्यूएल के कॉमन कमांड शामिल है। यानी यह कह रहा है कि डीडीएल में क्या है, बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो एसक्यूएल के कॉमन कमांड है, ठीक है। ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन को कि आप इसको याद करें एग्जाम के लिए, बस ये जानिए कि एसक्यूएल के कुछ कॉमन कमांड है या एसक्यूएल के कुछ कॉमन कमांड है जो कि है डीडीएल के अंतर्गत आता है, वो है आपका क्रिएट। यानी अगर आपसे पूछे कि क्रिएट कैसा कमांड है, डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है, डीएसएल कमांड है, तो आप कहेंगे कि ये आपका जो है डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। कौन, क्रिएट। क्रिएट कमांड क्या करता है, इट इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ये डेटाबेस को क्रिएट करता है और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट करना और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट का मतलब अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं टेबल्स, है ना। टेबल्स को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका जो कमांड है उसका नाम है अल्टर, ठीक है। अल्टर कमांड का काम क्या है, अल्टर कमांड के बारे में सिंपली कहा गया है कि इट इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है उसका कमांड का नाम है ड्रॉप कमांड। इसके बारे में कहा जाता है कि डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। यहाँ पर बार बार अगर ऑब्जेक्ट समझ में ना आ रहा हो तो इसका मतलब क्या समझिएगा, टेबल, ठीक है। तो डेटाबेस में से टेबल को डिलीट करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ड्रॉप कमांड क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसका उस कमांड का नाम है रीनेम। और याद रखिए जितना भी कमांड है सब कौन सा कमांड है, सब डीडीएल कमांड है। नेक्स्ट रीनेम, इसके बारे में कहा जाता है इट इज यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस। डेटाबेस में मौजूद, एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है, मौजूद। तो डेटाबेस में मौजूद जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो टेबल है, उसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप रीनेम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ट्रंकेट, इट इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल परमानेंटली। किसी टेबल के सारे रो को, सारे रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रंकेट कमांड। सेकेंड टाइप जो कमांड है ना, पहला कमांड हमने पढ़ा है डीडीएल, और डीडीएल के अंतर्गत अभी हमने देखा सारा कमांड, चाहे वो क्रिएट कमांड हो, अल्टर कमांड हो, रीनेम कमांड हो, वो सारा हमारा जो है डीडीएल कमांड के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे डीएमएल कमांड क्या होता है। देखिए यहाँ पर डीएमएल का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बारे में कहा गया है कि डीएमएल इज ए लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल। किसी डेटा मॉडल के द्वारा, ठीक है, आप डेटा को क्या करते हैं, है ना, कोई डेटा मॉडल है उसमें डेटा आपका स्टोर रखा हुआ है, तो उस डेटा को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, है ना, उसको यूज करना चाहते हैं, यानी डेटा पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमांड है वो क्या कहलाता है, हमारा डीएमएल कमांड कहलाता है। और वो डीएमएल कमांड को लिखा जाता है किसके द्वारा, मतलब वो कमांड को लिखा किसके जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, तो डीएमएल के द्वारा। नहीं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जरिए आप वो कमांड लिखिएगा जिस कमांड की मदद से आप टेबल में से डेटा को निकाल पाइएगा, डेटा को डिलीट कर पाइएगा, या वॉटेवर जो डेटा के साथ आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए डीडीएल डीएमएल में क्या डिफरेंस है। जो आपका डीडीएल था वो टेबल तक सीमित था, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल का स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ये सारा कुछ होता था। और हमारा जो डीएमएल कमांड है उसका काम क्या है, इस कमांड का काम ये है कि टेबल बनने के बाद जब उसमें डाटा डालना होगा तो डाटा डालने के लिए जो है ना, टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए डीएमएल कमांड इस्तेमाल होगा। डेटा आपने डाल दिया, डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए आपका डीएमएल कमांड का इस्तेमाल होगा। डेटा आपने डाल दिया है, उसमें इस डेटा में किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो आप डीएमएल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। आगे कहता है इट इंक्लूड्स मोस्ट कॉमन एसक्यूएल स्टेटमेंट सच है, जिसमें कौन कौन से कमांड शामिल है, ठीक है। तो देखिए एक चीज याद रखना है, डीएमएल बोल रहे हैं वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और लैंग्वेज बोल रहे हैं तो हम लैंग्वेज का परिभाषा दे रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डीएमएल कमांड्स की, तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे कि डीएमएल कमांड्स कौन कौन सा है, वो देखिए। सबसे पहला हमारा सेलेक्ट, सेलेक्ट इज ए डीएमएल कमांड। इसका काम क्या होता है, डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना, यानी डेटा को निकालना, ठीक है। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको निकालना, उसको देखना,
तो उसके लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है, सेलेक्ट, और ये हमारा एक डीएमएल कमांड है। दूसरा कमांड है इंसर्ट। इसके जरिए क्या करते हैं, इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, टेबल में डेटा डालने के लिए इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है अपडेट। अपडेट के बारे में सिंपली कहा जाता है अपडेट्स एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। टेबल में जो भी डाटा स्टोर करके रखा गया है उस डेटा को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर देखिए डिलीट कमांड। डिलीट कमांड के जरिए जो है जितने भी रिकॉर्ड्स स्टोर हैं आपके डेटाबेस में, उन रिकॉर्ड्स को, है ना, सारे को भी डिलीट कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन लगा करके, कुछ कंडीशन को फुलफिल करता हुआ कुछ रिकॉर्ड्स है, उन रिकॉर्ड्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या, सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड। ये कमांड का नाम याद रखिएगा और क्या काम करता है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस एंड देयरफॉर एसेंशियल टू द सिस्टम। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि डेटाबेस में से जो भी डेटा एक्सेस किया जाएगा उसमें कंट्रोल हम लोग बना करके रखें। ठीक है, और ये बहुत जरूरी होता है हमारे सिस्टम के लिए कि जो भी डाटा जो है डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है या कोई भी डेटा को डेटाबेस से निकाला जा रहा है, तो उस पर एक कंट्रोल होना जरूरी है सिक्योरिटी के लिहाज से। इसमें कौन कौन सा कमांड शामिल होता है, तो देखिए डीसीएल कमांड कौन कौन से हैं। पहला है ग्रांट रिवॉक। ठीक है, ग्रांट कमांड, रिवॉक कमांड। ग्रांट के जरिए क्या होता है, अलाउ यूजर टू एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस। इसके जरिए हम लोग जो है यूजर को अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं कि वो मेरे डेटाबेस को यूज कर सकता है ग्रांट के जरिए। और रिवॉक के बारे में क्या कहा गया है कि विदड्रॉ यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड। यानी आपने जो किसी को ग्रांट दिया है, यानी किसी को आपने परमिशन दिया है कि आप ये काम कर सको, तो उस परमिशन को वापस लेने के लिए हमारा कौन सा कमांड होता है, रिवोक कमांड होता है। एक और लैंग्वेज जिसको यहाँ अलग से बताया गया है वो है आपका टीसीएल, जिसको कहते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं, बैंक से आप लोग जो पैसा बैंक में जो पैसा आप लोग डालते हो, जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो या फिर पैसा निकालते हो, उसको ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी एक लैंग्वेज जिसका नाम है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसका काम क्या है, इट डील्स विद द ट्रांजेक्शन विद इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, डेटा के डेटा स्टोर किया जा रहा है या डेटा को निकाला जा रहा है, उसको डील करता है, उसको हैंडल करता है। इसमें कौन कौन सा कमांड है हम लोग का, उसमें कमांड है हम लोग का कमिट और रोल बैक। कमिट और रोल बैक। कमिट अ ट्रांजेक्शन, कमिट करता है कि हाँ ट्रांजेक्शन होगा, और रोल बैक अ ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर। अगर और अगर कोई चीज होता है ना कि हम लोग कंप्यूटर में एक चीज इस्तेमाल करते हैं अनडू और रीडू, कुछ वैसा ही काम हमारा यहाँ पर है। रोल बैक का मतलब हो गया अनडू, यानी जो आप काम किए उससे क्या होना चाहिए, उससे आपको बैक आने की चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि आपके लिए जो है ये दो कमांड, जो टीसीएल का कमांड है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको जो है बेसिकली दो दो पढ़ना है, बता देते हैं आप लोगों को। एक आप जो है डीएमएल कमांड को अच्छे से पढ़िएगा, और एक जो है आपका डीडीएल कमांड जो है इसको पढ़िएगा। इसके बारे में इसका डेफिनेशन याद करना, इसका डेफिनेशन याद करना, साथ ही साथ डीएमएल कमांड्स कौन कौन से है उसको याद रखना, और डीडीएल कमांड कौन कौन से है उसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। जैसे सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता है, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा था इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, डबल होता है, वॉइड होता है। ठीक है, डेटा का प्रकार को बताने के लिए वहां पर डेटा टाइप इस्तेमाल करते थे। उसी प्रकार से एसक्यूएल में भी जो है डेटा टाइप्स होता है, क्योंकि अभी आपने देखा हम लोग केवल डेटा के बारे में ही बात कर रहे थे कि डेटा को टेबल में स्टोर करना है, डेटा को टेबल से निकालना है। तो ये जो डेटा है वो, ये डेटा तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, तो ये जो है जिसमें अल्फाबेट इस्तेमाल हो, जैसे किसी का नाम जो है मान लीजिए राहुल है, किसी का नाम क्या है, राहुल है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। सी प्लस प्लस में भी यही कहा जाता था, कोई भी नाम वगैरह हो या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो तो उसको हम क्या कहते थे, स्ट्रिंग कहते थे। तो सी प्लस प्लस में हमने कोई डेटा टाइप स्ट्रिंग के लिए देखा नहीं था, है ना। जैसे अगर हम लेते हैं इंट, तो इंटीजर वैल्यू के लिए कैर, तो कैर का मतलब होता था सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप होता था। लेकिन एसक्यूएल में कहा जाता है कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का भी एक टाइप होता है, और बहुत सारे टाइप है, जैसे कि कैर है, वैर है, वैर टू है, लॉन्ग है। तो बेसिकली हम लोग कैर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और ये सब चीज आपको समझ में तब आएगा जब हम थोड़ा सा क्वेरी करेंगे। तो अभी शुरू का कुछ चीजें जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ चीजें थोड़ा सा जो है माइंड में आए, है ना। हाँ, जिन लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ के रखा हुआ है तो उनको थोड़ा सा इजी समझ में आएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने के लिए। यानी कि थोड़ा हम लोग क्लास आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जब आप
इन चीजों को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल स्ट्रिंग टाइप का डाटा के लिए डेटा टाइप 4 है, कैर है, वेरकर 2 है और लॉन्ग है। अब बात करते हैं न्यूमेरिक टाइप वैल्यू का। तो न्यूमेरिक टाइप वैल्यू के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सी प्लस प्लस में जो है क्या होता था, इंट होता था, ये भी नंबर के लिए होता था। फ्लोट होता था, ये भी नंबर के लिए होता था। इसके अलावा लॉन्ग होता था, ये भी नंबर के लिए होता था। डबल होता था, ये भी नंबर के लिए ही होता था। ठीक है, जहाँ इंट और लॉन्ग का मतलब होता था बिना पॉइंट वाला संख्या, और फ्लोट और डबल का मतलब होता था पॉइंट वाला संख्या। तो न्यूमेरिक टाइप में आपके पास क्या क्या है, नंबर नाम का डेटा टाइप होता है और इंटीजर नाम का डेटा टाइप होता है एसक्यूएल में। अब बात करें डेट टाइप वैल्यू। देखिए तारीख भी एक डेटा होता है, तारीख डेट है ना, दिनांक जिसको लोग बोलते हैं। तो जो आप तारीख डालते हो, तारीख भी एक डेटा होता है, और तारीख के लिए डेटा टाइप क्या है, डेट डेटा टाइप है। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप का आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा टाइप पर डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर कैर के बारे में बताया गया था कि कैर का मतलब क्या होता है, तो कैर का मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, जहां पर जो है कैरेक्टर का लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। और ये जो लेंथ जो है ना, कैरेक्टर का जो लेंथ है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2000 बाइट तक। ठीक है, तो इस पे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं। हाँ ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा मान लीजिए नेम, तो मान लीजिए कोई टेबल है, उस टेबल में क्या है, नेम नाम का क्या है, नेम नाम का कॉलम है। अब उसका डेटा टाइप क्या है, कैर, यानी आप इसमें क्या भर सकते हैं, कोई कैरेक्टर वैल्यू भर सकते हैं। और साइज लिखा है 10, 10 का मतलब हो गया कि नाम जो है वो 10 कैरेक्टर लंबा हो सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था, बाकी ये सब जो डिटेल आपके लिए जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। आगे और भी है, जैसे वैरकर के बारे में कह रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग को समझ में आता है कि यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इट्स लेंथ वेरी बिटवीन 1 to 2000 बाइट। नेम वैर कैर टू उसी की जैसा है, पिछला बार यहाँ पर वैर की जगह, वैर कैर की जगह पर क्या था, कैर था, और यहाँ पर इस बार क्या है, वैर कैर है। तो ये भी कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए होता है। तो वैर कैर हो गया, वैर कैर टू हो गया। आप लोग बस बेसिकली ये एक नाम याद रखिए कि स्ट्रिंग के लिए कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, तो कैर होता है, वैर कैर होता है, वैर कैर टू होता है, और लॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग में क्या है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, 2 GB लेंथ वाला जो है हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए केवल नाम याद रखो आप लोग कि स्ट्रिंग टाइप के लिए कौन कौन सा डेटा टाइप होता है। ये जितने भी चीजें ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। न्यूमेरिक टाइप में क्या बोलता है, नंबर एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, और एक इंटीजर होता है। ठीक है, इसका डिटेल्स आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये डिटेल्स मत पढ़िए। डेट टाइप वैल्यू, इसके बारे में बता दिया गया है कि जो भी आप तारीख वगैरह जो है अगर डालना चाहते हैं किसी टेबल में, तो आप इस फॉर्मेट में जो है डाल सकते हैं, DDMMY, डेट है ना, मंथ और ईयर। अब चलिए हम लोग का इंपॉर्टेंट सा चीज शुरू होने वाला है जो हम लोग को जानकारी में रखना है, वो है वेरियस एसक्यूएल कमांड्स। हालांकि कमांड्स वगैरह तो कुछ कुछ हम लोग ऊपर देखे हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल बात यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है क्रिएट टेबल कमांड। ठीक है, कमांड का नाम है क्रिएट टेबल, कमांड का नाम क्या है, क्रिएट टेबल। तो यहाँ पर कह रहा है कि टेबल आर डिफाइंड विद इन द क्रिएट टेबल कमांड। ठीक है, विथ द क्रिएट टेबल कमांड, सॉरी। तो टेबल आर डिफाइंड विथ द क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल कमांड के जरिए आप क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डेटाबेस, डेटाबेस में है ना, नया टेबल बनाने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सिंटेक्स दिया हुआ है, सिंटेक्स को भी ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, चलिए तब भी बता देते हैं आप लोगों को। क्रिएट टेबल कमांड का नाम लिखते हैं, फिर स्पेस देकर के टेबल का नाम लिखते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है एक पैरेंथेसिस खुलेगा, फिर आप उस टेबल में क्या 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 कॉलम रखना चाहेंगे, तो कॉलम का नाम दीजिए, उसका डेटा टाइप दीजिए, उसका साइज दीजिए, फिर कॉमा लगा करके दूसरे कॉलम का नाम, उसका फिर डेटा टाइप और उसका साइज, एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी कॉलम का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं इस तरह का ना, ये जरूरी नहीं है, इसको इसको दिया नहीं जाता है, वो आपको यहाँ पर फिर सिंटेक्स में बताया गया है। बाकी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा आगे चल करके कि किस तरीके से टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है टू क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल हुज स्कीमा इज एज फॉलोज। आपको एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाना है, टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम एम्प्लॉय होगा। ठीक है, और उसका स्कीमा यानी उसका स्ट्रक्चर क्या बताया गया है कि एम्प्लॉय नाम का टेबल होगा, EID जो होगा वो एक कॉलम का नाम होगा उस टेबल में, नेम भी जो होगा ये एक कॉलम का नाम होगा, और सेक्स जो है वो भी कॉलम का नाम होगा, और ग्रेड भी जो होगा वो कॉलम का नाम होगा। तो आपको ये बता दिया गया है एक टेबल होगा जिसमें जो है एम्प्लॉय नाम का, मतलब एक टेबल होगा जिसका नाम एम्प्लॉय होगा, और उसमें इस नाम के क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर उसका कमांड कैसे लिखेंगे टेबल को बनाने का, हमने लिखा क्या,
क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। क्रिएट टेबल जो है मेरे कमांड का नाम है, फिर मैंने टेबल का नाम क्या लिखा, एम्प्लॉय। फिर आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस देना, एकदम याद रखना। फिर पहले कॉलम का नाम एम्प्लॉय आईडी, फिर आप खुद से सोचिए कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, तो मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिखा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा करके मैंने लिखा फिर यहाँ क्या, ई नेम दूसरा कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप लिखा कैरेट 20। यानी ई नेम जो है एक कॉलम होगा जिसमें आप कैरेक्टर से स्टोर कर सकते हैं, है ना। एम्प्लॉय का नाम तो कैरेक्टर से ही मिलकर बनता है, और मैक्सिमम कैरेक्टर कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। फिर आते हैं हम लोग अगला कॉलम का नाम सेक्स, ठीक है, और इसका डेटा टाइप कैर है, और इसका साइज 1 है। तो सेक्स के लिए तो जानती है ना, एम या एफ आप लिख सकते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। फिर कॉमा लगा करके अगले कॉलम का नाम, ठीक है। तो हर कॉलम के बीच में कॉमा लगेगा, और कॉलम के नाम के साथ उसका डेटा टाइप देना जरूरी है। बाकी ये जो साइज है ये ऑप्शनल है। देखिए हमने इंटीजर के केस में यहाँ पर कोई साइज नहीं दिया है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। तो ग्रेड कैर टू, ग्रेड कॉलम का नाम, कैर जो है डेटा टाइप हो गया, और टू जो हो गया उसका साइज हो गया, यानी 2 कैरेक्टर का ग्रेड लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल जो है, ये टेबल को बनाने का आपका जो है एक कमांड हो गया, और ये कमांड को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे सॉफ्टवेयर पर, तो आपको जो है एक टेबल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसमें तो अभी कोई डाटा स्टोर हुआ नहीं है, 4 कॉलम का बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पहला कॉलम का नाम ई आई डी, ई नेम, इसका सेक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेड। इस तरह का टेबल बन जाएगा। तो ये देखा हमने क्या, क्रिएट टेबल कमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होता है, अ कंस्ट्रेंट इज ए कंडीशन, कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन को कहते हैं, और चेक एप्लीकेबल ऑन अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। सिर्फ फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेबल का कॉलम, ठीक है। टेबल का जो कॉलम है उसी को हम लोग यहाँ पर फील्ड बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि कंस्ट्रेंट वो कंडीशन होता है या चेक होता है जो कि एप्लीकेबल होता है, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं टेबल के कॉलम पर, टेबल के फील्ड पर। कहता है 2 तरह का बेसिक जो है कंस्ट्रेंट होता है, एक को कहते हैं कॉलम कंस्ट्रेंट, और एक को कहते हैं हम लोग टेबल कंस्ट्रेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉलम कंस्ट्रेंट की। तो कहता है कि द कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट आर अप्लाइड ओनली वन कॉलम, यानी कि ये जो कॉलम कंस्ट्रेंट के बारे में कहा जा रहा है, ये ऐसा कंडीशन को कहा जाता है जो कंडीशन केवल एक कॉलम पर लगाया जाता है। जबकि बात करेगा हम लोग टेबल कंस्ट्रेंट का, तो कहता है टेबल कंस्ट्रेंट उन कंडीशंस को कहते हैं जो अप्लाई किया जाता है ग्रुप ऑफ 1 और मोर कॉलम, जो कि ग्रुप ऑफ कॉलम पर अप्लाई किया जाए, वैसे कंस्ट्रेंट को, वैसे कंडीशन को हम लोग टेबल कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये चीजें भी आपको भी आगे चल करके समझ में आ जाएगा, फर्क समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रेंट की। डिफरेंट कंस्ट्रेंट, तभी आप बोलेंगे कि सर डिफरेंट कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने कॉलम कंस्ट्रेंट, एक हम लोगों ने पढ़ा टेबल कंस्ट्रेंट। तो टाइप है, ठीक है। एक्चुअली कॉलम कंस्ट्रेंट में कौन कौन सा कंस्ट्रेंट आता है वो तो हम लोग को अलग पढ़ना है, और जो है टेबल कंस्ट्रेंट में कौन कौन सा कंस्ट्रेंट आता है वो अलग पढ़ना है। तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वो कंडीशंस हैं जो कि एक्चुअली हम लोग टेबल पर लगाएंगे। कहता है दीज कंस्ट्रेंट इंश्योर डेटाबेस इंटीग्रिटी, दस आर समटाइम्स कॉल्ड डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, डेटाबेस मेरा स्ट्रांग बनेगा, बेहतर बनेगा, उसके लिए जो कंडीशंस हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इनको कहा जाता है डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रिटी वगैरह जो है अभी थोड़ा सा अभी आगे बढ़िएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कंस्ट्रेंट जो कि डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है कि हाँ डेटाबेस में जो भी डेटा है वो सही तरीके से इसमें स्टोर हो, आपका डेटाबेस को स्ट्रांग बनाया जाए, वैसे कंस्ट्रेंट को हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में, दूसरा है हम लोग का नॉट नल, तीसरा है हम लोग का प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, चौथा है हम लोगों का चेक कंस्ट्रेंट, और पांचवा है हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। सबसे पहले बात करें हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट का, तो इसके बारे में कहा जाता है कि द कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट नो टू रो हैव सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि कोई टेबल है, मान लीजिए, ठीक है, कोई टेबल है, इस टेबल में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है रोल नंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ नेम, और यहाँ पर लिखा हुआ उसका मान लेते हैं एज। अब किसी का रोल नंबर 5 है, 5 डाल दिया, नेम जो है उसका मान लीजिए राज है, और इसका एज 15 साल है। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट रोल नंबर 7, और उसका जो है नाम जो है वो रानी है, उसका एज है 16। इस तरीके से हम क्या करें, डेटा डालते जा रहे हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल सके, हम दोबारा से रोल नंबर 5 राज और 15 ना डाल सके, है ना, इस चीज से बचाने के लिए, है ना। तो ये कहने का मतलब किसी कॉलम पे लगता है, जैसे हम नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेट रोल नंबर यहाँ पर एंट्री हो, ठीक है। एक बार
इस रोल नंबर का डेटा डाला जा चुका है। अब इस रोल नंबर को दोबारा यहाँ पर क्या है, रिपीट नहीं होना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि रोल नंबर क्या हो, रिपीट हो। तो हम लोग रोल नंबर के ऊपर कौन सा कंस्टेंट लगाएंगे, ये लगाएंगे यूनिक कंस्टेंट। तो वही कह रहा है कि दिस कंस्टेंट इंश्योर दैट नो टू रो हैव द सेम वैल्यू, कि किसी कॉलम में, है ना, किसी स्पेसिफाइड कॉलम, जैसे कि मेरा रोल नंबर जो है, हमने रोल नंबर को स्पेसिफाई किया कि रोल नंबर में कहीं दो कॉलम में सेम वैल्यू दिखना नहीं चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि यहाँ पर रोल नंबर 5 दिख रहा है और आगे भी रोल नंबर 5 दिख रहा, हम लोग आगे चल करके उसी कॉलम में, या रोल नंबर 7 दिख रहा है तो रोल नंबर 7 फिर से एंट्री हो गया होगा आगे चल करके। ये ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू जो है इसमें एंट्री ना हो पाए। तो उसके लिए हम लोग इस कॉलम के ऊपर कौन सा कंस्टेंट लगाएंगे, यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर एक सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यूनिक कंस्टेंट अप्लाइड ऑन ई आई डी ऑफ एम्प्लॉय। यानी हम लोग एम्प्लॉय नाम के टेबल में, है ना, एम्प्लॉय नाम के टेबल में एम्प्लॉय का आईडी में हम लोग यूनिक कंस्टेंट लगाना चाहते हैं, ताकि इंश्योर दैट नो रो हैव द सेम ई आई डी वैल्यू। ताकि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय आईडी नाम के कॉलम में रिपीट हो, है ना, एम्प्लॉय आईडी क्या हो, रिपीट हो। एम्प्लॉय का आईडी जो है हम 70 लिखें, एक का एम्प्लॉय का आईडी 81 है, एक का एम्प्लॉय आईडी 84 है, फिर पता चला कि फिर से 81 एंट्री ना हो। इस चीज से बचाने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें एंट्री ना हो, इस चीज से हम लोग बचाने के लिए एम्प्लॉय आईडी में कौन सा कंस्टेंट लगाएंगे, हम लोग यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे। देखिए कैसे। और ये कंस्टेंट कब लगाया जाता है, टेबल बनाते वक्त। जब आप टेबल बनाने का कमांड लिखते हैं तब किया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, टेबल बनाने का कमांड लिख रहे हैं। फिर पैरेंथेसिस, यहाँ पर लिखा जा रहा है हम लोग का सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कंस्टेंट यूनिक। ठीक है, देखिए सीख लो आप लोग। सबसे पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद उसका उसके ऊपर जो भी कंस्टेंट लगाया जा रहा है वो कंस्टेंट लिखते हैं, यूनिक लगाया। फिर कॉमा लगा करके दूसरे कॉलम का नाम एम्प्लॉय नेम, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका साइज 20 कॉमा। फिर तीसरे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, फिर कॉमा। फिर चौथे कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर उसका साइज, और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन जरूर लगाना, सेमीकोलन को भूलना नहीं। तो इस प्रकार से हमने टेबल तो बना लिया। बस इस बार अंतर ये होगा कि ई आई डी यानी एम्प्लॉय आईडी नाम के कॉलम में कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री होने नहीं देगा। ठीक है, ये यूनिक कंस्टेंट क्या करेगा, किसी भी दो एम्प्लॉय का आईडी सेम एंट्री करने नहीं देगा। नेक्स्ट हम लोग का जो कंस्टेंट है उसका नाम है नॉट नल। इसके बारे में कहा जाता है कि ऑल वैल्यू इन कॉलम शुड बी नॉन इम्पिटी। एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। अभी ये एग्जांपल समझा देते हैं, फिर आपको ये नॉट नल भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, कॉलम का नाम, डेटा टाइप इंटीजर, नॉट नल। दूसरे कॉलम का नाम ई नेम, डेटा टाइप कैर, साइज 20, कंस्ट्रेंट नॉट नल, कॉमा लगा करके 6 कैर 1, इसका जो है साइज हो गया, एक कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, और इसका जो कंस्टेंट है नॉट नल। और ग्रेड, डेटा टाइप कैर 2, डेटा टाइप कैर, और उसका साइज 2, एंड यहाँ बंद हो गया। यहाँ नॉट नल का मतलब क्या है, यहाँ नॉट नल का मतलब ये है कि मान लीजिए हम लोगों ने ये टेबल बनाया है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, उसके बाद ई नेम, ठीक है, उसके बाद उसका जेंडर, और उसके बाद उसका ग्रेड। मान लीजिए हमने एम्प्लॉय का आईडी डाला 121, नाम जो है उसका राज है, वो मेल है, उसका ग्रेड ईपन है। फिर दूसरे एम्प्लॉय का आईडी जो है 122 है, उसका नाम अमन है, और वो मेल है, और उसका ग्रेड E4 है। मान लीजिए हमने एक एम्प्लॉय का आईडी नहीं डाला, हम केवल उसको ब्लैंक छोड़ दिए, और उसका नाम जो है, एम्प्लॉय का नाम रानी रख दिए, वो फीमेल है, और उसका जो है E5 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपने जो है एम्प्लॉय का आईडी नहीं डाला, यहाँ पर आपने एम्प्लॉय का आईडी नहीं डाला, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। एरर इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय आईडी में क्या लिखा हुआ है, नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है खाली नहीं छोड़ सकते हैं, यानी एम्प्लॉय आईडी आप खाली नहीं छोड़ सकते, यानी जिस जिस कॉलम में नॉट नल लगा है वहां पर वैल्यू भरना आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि ये सब डेटा भरना मैंडेटरी है, ये सब डेटा जो है आपको भरना जरूरी है कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों का कि टेबल बनाते वक्त जिस भी कॉलम के साथ अगर हम लोग नॉट नल लगा देते हैं तो उस कॉलम में हम लोग को डेटा भरना जरूरी हो जाता है। तो ये है आपका नॉट नल। इसी के बारे में कहा है कि ऑल वैल्यूज इन कॉलम शुड बी नॉन इम्पिटी, यानी खाली नहीं छोड़ सकती। इम्पिटी मतलब खाली होता है, नॉन इम्पिटी मतलब खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ऑल वैल्यूज इन कॉलम शुड बी नॉन इम्पिटी, यानी कि हम उस कॉलम में वैल्यूज खाली नहीं छोड़ सकते, हम लोग को वैल्यू भरना ही भरना है।
नेक्स्ट कंस्टेंट जिसका नाम है हम लोग का प्राइमरी की कंस्टेंट। और प्राइमरी की क्या होता है, आप लोग जो है हमारा जो पिछला लेक्चर था डेटाबेस कंसेप्ट, उसमें बताया गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। तो वहां जो आपने प्राइमरी की पढ़ा था वही प्राइमरी की यहाँ पर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट के रूप में पढ़ेंगे, कंडीशन के रूप में पढ़ेंगे, जो कि किसी टेबल के कॉलम पर लगाया जाएगा। तो कहता है दिस कंस्ट्रेंट डिक्लेयर्स अ कॉलम अ कॉलम एज द प्राइमरी की। इस कंस्टेंट के जरिए टेबल के किसी कॉलम पर हम क्या लगाते हैं कि वो क्या है, या किसी कॉलम को हम क्या बनाते हैं, किसी कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। दिस कंस्टेंट इज सिमिलर टू यूनिक कंस्टेंट। ये कंस्टेंट जो है हमारा यूनिक के जैसा ही है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट ओनली वन कॉलम कैन बी अप्लाइड इन दिस कंस्टेंट। बस यहाँ अंतर ये होता है कि आपके टेबल में किसी या आपके टेबल में केवल एक प्राइमरी की बन सकता है, जबकि आपके टेबल में यूनिक जो होगा, है ना, यूनिक कंस्टेंट, वो एक या एक से अधिक कॉलम पर हो सकता है। प्राइमरी की केवल आपके टेबल में केवल एक रहेगा, प्राइमरी की केवल एक रहेगा, लेकिन आपके टेबल में यूनिक, है ना, यूनिक कंस्टेंट एक या एक से ज्यादा रहेगा। सिमिलर कैसे है वो भी आपको समझ में भी आ जाएगा, आगे चल करके एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं कि प्राइमरी की और यूनिक जो है थोड़ा सा सिमिलर है कैसे। आगे कहा गया है कि द प्राइमरी की कैन नॉट अलाउ नल वैल्यूज, यानी प्राइमरी की जिस भी कॉलम पर लग गया उस कॉलम में आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, ब्लैंक वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, आपको वैल्यू डालना ही होगा। दस दिस कंस्ट्रेंट मस्ट बी अप्लाइड टू कॉलम डिक्लेयर्ड एज नॉट नल। यानी जिस भी कॉलम को अगर प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उस कॉलम पे, है ना, उस कॉलम पर आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का हम टेबल बनाना चाहते हैं, ई आई डी इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है हम लोग का उसका डेटा टाइप इंटीजर है, नॉट नल खाली नहीं छोड़ सकते, और प्राइमरी की मतलब ये हो गया कि उसमें इस तरीके से वैल्यू भरा जाएगा, है ना, ई आई डी में, जिससे कि अलग अलग इम्प्लॉय का क्या हो, पहचान हो। जैसे किसी का इम्प्लॉय आईडी 177 है, किसी इम्प्लॉय का आईडी 188 है, और मान लीजिए दो इम्प्लॉय है राम और मोहन, ठीक है, राम और मोहन। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दोनों का जो आईडी सेम हो, इसका आईडी भी 180 हो और इसका आईडी भी 180 हो, ये कभी नहीं हो सकता है। इसका आईडी कुछ अलग होगा और इसका आईडी क्या होगा, कुछ अलग होगा। तभी तो आप कहेंगे ना कि ये अलग अलग इम्प्लॉय है। जैसे ऐसे सोच लो कि राम नाम का दो इम्प्लॉय है, ठीक है। अब राम नाम का दो इम्प्लॉय में फर्क कैसे समझा जाएगा, दोनों को अलग कैसे समझा जाएगा। तो ये अलग राम है, ये अलग राम है, तो इसका एम्प्लॉय आईडी अलग है और इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, अलग है। जैसे किसी क्लास में राहुल नाम का दो स्टूडेंट है, अब राहुल नाम का दो स्टूडेंट है, दोनों में फर्क कैसे समझा जाता है, उसके रोल नंबर से। एक रोल नंबर का 5 है, एक का रोल नंबर 5 है, एक का रोल नंबर 10 है, ठीक है। तो रोल नंबर से आप क्या समझ पा रहे हैं, फर्क, ये अलग है, ये अलग है। यानी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को लगाते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो जिसमें टेबल बना रहे हैं एम्प्लॉय नाम का, इसमें एम्प्लॉय का आईडी जो होगा वो सभी एम्प्लॉय का क्या होगा, अलग अलग होगा। और हम चाहते भी हैं अलग अलग हो, क्योंकि एम्प्लॉय के आईडी से ही हम अलग अलग एम्प्लॉय को जो है पहचान पाएंगे, क्योंकि सेम नाम का तो बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकता है, तो एम्प्लॉय का आईडी क्या रहेगा, सभी एम्प्लॉय का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल बनाया जिसका नाम एम्प्लॉय है, इसमें एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम होगा, डेटा टाइप इंटीजर नॉट नल, और उसको प्राइमरी की बना रहे हैं। फिर दूसरा कॉलम जो है एम्प्लॉय का नाम, उसका डेटा टाइप जो है कैर, उसका साइज 20 नॉट नल, तीसरा सेक्स कैर नॉट नल, फिर चौथा ग्रेड कैर 2। तो चार कॉलम यहाँ पर बताया गया है इस टेबल में, एम्प्लॉय नाम के टेबल में, जिसमें एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो प्राइमरी की होगा, ठीक है। और अभी तक देखिए जितना भी हम लोग चीज पढ़ रहे हैं, जितना भी कंस्टेंट पढ़ रहे हैं, चाहे हम लोगों ने यूनिक कंस्टेंट पढ़ा, चाहे हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा, चाहे हम लोगों ने प्राइमरी की पढ़ा, वो एक एक कॉलम पर अलग अलग से अप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए ये नॉर्मल, इस पे अलग अप्लाई किया जा रहा है, ये नॉर्मल इस कॉलम पे अलग अप्लाई हो रहा है, ये नॉट नल इस कॉलम पे अलग अप्लाई हो रहा है, यानी एक एक कॉलम पर अप्लाई हो रहा है ये। तो इसीलिए ये जितने भी आपका जो है कंस्टेंट है, ये कैसे कंस्टेंट है, ये सभी कॉलम कंस्टेंट है ना, कॉलम कंस्टेंट एक कॉलम पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा जो कंस्टेंट है उसका नाम है चेक कंस्टेंट। इसके बारे में कहता है कि दिस कंस्टेंट लिमिट्स वैल्यू दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ कॉलम ऑफ अ टेबल। किसी टेबल के कॉलम में जो वैल्यू डाला जाएगा उसमें लिमिट तय करता है हमारा चेक कंस्टेंट। अब ये लिमिट कैसे तय होगा ये भी आप लोग यहाँ पर समझ लो।
एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। हम लोग एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय का आईडी कॉलम होगा, डेटा टाइप इंटीजर, नॉर्मल खाली नहीं छोड़ सकते हैं, और प्राइमरी की। दूसरे कॉलम का नाम ई नेम, कैर, साइज 20, सेक्स कैर, साइज 1, एज भी एक हम लोग यहाँ पर कॉलम बना ले रहे हैं जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। और हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एज इंटीजर चेक। ठीक है, चेक लिख करके कंडीशन एक ब्रैकेट देंगे, है ना, एज इज ग्रेटर देन 18। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब ये टेबल बनेगा ना तो उसमें एज नाम का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, एज नाम का भी एक कॉलम बन जाएगा। ऐसे तो ई आई डी तो होगा ही होगा, एम्प्लॉय का आईडी तो होगा ही होगा, इसके अलावा एम्प्लॉय का नेम तो होगा ही होगा, एज भी होगा। ठीक है, लेकिन जब आप डाटा एंट्री जब भी आप करोगे तो हमेशा चेक किया जाएगा कि एज जो है वो 18 से ज्यादा दे रहे हैं कि नहीं। यानी 19 डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, है ना, लेकिन अगर किसी ने 15 डाल दिया तो वो डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चेक लगा करके हम लिमिट तय करते हैं कि किसी कॉलम पर कौन सा वैल्यू डाला जा सकता है, कौन सा वैल्यू डालने का परमिशन होगा। ये है आपका चेक। बाकी तो यहाँ पर आप समझ ही रहे हो, ई आई डी एक कॉलम हो गया, एम्प्लॉय नाम एक कॉलम हो गया, सेक्स एक कॉलम हो गया, एज एक कॉलम हो गया, और ग्रेड एक कॉलम हो गया। तो चेक हो गया। क्या बताया गया है कि दिस स्टेटमेंट इंश्योर दैट द वैल्यू इंसर्टेड फॉर एज मस्ट बी ए ग्रेटर देन 18। कि हम लोगों ने एक चीज यहाँ पर तय कर दिया है कि एज नाम के कॉलम में एज हमेशा 18 से ज्यादा ही डाला जाएगा। नेक्स्ट कंस्टेंट इज डिफॉल्ट कंस्टेंट। डिफॉल्ट कंस्टेंट के बारे में क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, अ डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड फॉर अ कॉलम यूजिंग डिफॉल्ट क्लाउज। डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए हम लोग डिफॉल्ट क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वर्ड सी प्लस प्लस वाले स्टूडेंट समझते होंगे, डिफॉल्ट वर्ड है ना, डिफॉल्ट आर्गुमेंट पढ़े होंगे वो फंक्शन वगैरह में, तो यहाँ समझ सकते हैं। और जो लोग सी प्लस प्लस नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, कोशिश करेंगे समझाने का, अभी आगे चल करके आप समझ जाएंगे डिफॉल्ट के बारे में। तो डिफॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई किया जाता है किसी कॉलम के लिए डिफॉल्ट क्लाउज के द्वारा। कहता है व्हेन अ यूजर डज नॉट इंटर अ वैल्यू फॉर अ कॉलम हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली having default value, automatically the defined default value is inserted in the field। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि चलिए एग्जांपल से समझा देंगे आगे चल करके, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का हम लोग टेबल बना रहे हैं, उसमें एम्प्लॉय का कोड एक कॉलम होगा, इंटीजर उसका डेटा टाइप होगा, नॉर्मल जो होगा कंस्टेंट होगा, और प्राइमरी की भी कंस्टेंट होगा एम्प्लॉय कोड नाम के कॉलम में। तो ये टेबल का पहला कॉलम। दूसरा कॉलम का नाम होगा ई नेम, कैर 20। तीसरा कॉलम का नाम सेक्स, कैर 1। चौथे कॉलम का नाम क्या, ग्रेड, कैर 2। और यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट। और यहाँ पर डिफॉल्ट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेड में ही लिखा हुआ है ना, ग्रेड कैर 2 डिफॉल्ट इक्वल टू E1। इसका मतलब क्या समझेंगे, ये हम लोग को यहाँ पर सोचना है। इसका मतलब आप ये समझो कि एक टेबल बना जिसका पहला कॉलम का नाम ई कोड था, दूसरे कॉलम का नाम जो था वो ई नेम था, तीसरे कॉलम का नाम था वो जेंडर था, और चौथे का क्या था, ग्रेड था। ठीक है, आपको इंप्लॉय कोड भरना जरूरी है क्योंकि नॉटनल लिखा हुआ है, इंप्लॉय कोड भरेंगे 132, इंप्लॉय का नाम भी भरेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी नॉटनल लिखा हुआ है। खैर यहाँ नॉटनल नहीं लिखा हुआ तो खाली भी छोड़ सकते हैं, नॉटनल लिखा रहेगा तो भरना जरूरी हो जाता है। चलिए नाम भी दे दिए अमर, सेक्स जो है वो मेल दे दिए, और ग्रेड हमने नहीं दिया, ग्रेड हमने क्या दिया, नहीं दिया। तो यहाँ पर डिफॉल्ट का मतलब ये हो जाता है कि जिस भी कॉलम में डिफॉल्ट चीज जोड़ दिया गया है, डिफॉल्ट करके कोई वैल्यू जोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि उस कॉलम में जब आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये जो डिफॉल्ट सेट किया गया वैल्यू E1 है, ये ऑटोमेटिकली वहां क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जिस कॉलम पर डिफॉल्ट क्लाउज लगा दिए, हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया, तो उस कॉलम में अगर कोई यूजर डेटा नहीं डालता है तो यहाँ स्पेसिफाई किया गया जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां पर उस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। ये होता है आपका डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए डिफॉल्ट क्लाउज लगता है। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट करके लिखा गया है इसी को कहा गया कि हम लोग डिफॉल्ट क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। आगे इसी चीज को बताया गया है कि इन द अबव स्टेटमेंट इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर ग्रेड, अगर आप ग्रेड नाम के कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ E1, तो जो E1 वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने वहां पर लिखा था विल बी इंसर्टेड या इंटर्ड, तो वहां पर E1 वैल्यू क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ऊपर हम लोगों ने अभी कुछ कमांड्स पढ़ा, सारे कमांड्स काफी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आपका एसक्यूएल का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आता है टेबल से संबंधित। एक टेबल दे दिया गया और टेबल दे करके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा गया कि भाई इसके लिए कुछ कमांड लिखिए, इस क्वेश्चन के लिए कमांड लिखिए, इस क्वेश्चन के लिए कोई कमांड लिखिए, इस क्वेश्चन के लिए कुछ कमांड लिखिए। तो कमांड आपको पहले सीखना पड़ेगा, जो कमांड अभी आपको सिखाया जा रहा है, तभी आप जो है आप उसका आंसर दे पाइएगा। वो टेबल वाला जो क्वेश्चन होता है वो कम से कम 4 मार्क्स का होता है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये सारा कमांड्स क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा रह जाएगा डीडीएल कमांड, ठीक है। तो आज आपका जो है एसक्यूएल का हमने डीएमएल डीएमएल नहीं डीडीएल कमांड हम लोगों ने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग जो है डीडीएल कमांड को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।